नमस्कार, न्यू लक्ष्य एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं और मेरा भाई एक सीरीज लेकर आए हैं, भाई भाई सीरीज। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लो भाई बताइए। धन्यवाद पवन सर। पवन सर क्या, पवन भाई धन्यवाद। ध्यान से देखो, न्यू लक्ष्य सर्कल ऑफ अचीवमेंट भाई भाई सीरीज आज है एपिसोड 1। इसमें पवन और नवीन हम दोनों हैं। हम दोनों मिलकर आपका ज्योग्राफी के बारे में आज पहले एपिसोड में करवाएंगे। भाई भाई सीरीज क्यों? अगर इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो टीम टीचिंग, साइकोलॉजी का एक शब्द है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था टीम टीचिंग। उसी को एक अपना भारतीय पहनावा में डालते हुए भाई भाई सीरीज के रूप में हमने शुरू किया है। चलो, उम्मीद है आप सबके लिए अच्छा रहेगा और आप पूरा अपने जोश के साथ हमसे मिल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए? हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं, महाद्वीप कैसे अलग हुए? ज्वालामुखी के फटने से, टेक्टोनिक गतिविधि से, चट्टानों के वलन और भसन से। बस 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 बस, पवन सर ने शुरुआत कर दी है। शुरुआत में क्या कहा है कि महाद्वीप कैसे अलग हुए। महाद्वीप क्या होते हैं पहले तो ये समझते हैं। महाद्वीप होते हैं बहुत बड़े बड़े भूमि का वो खंड जो पूरी दुनिया को अपने में समेटे हुआ है। अलग अलग टुकड़े हैं बड़े बड़े जो पूरी दुनिया के अपने अलग अलग बड़े बड़े खंडों में है। अलग अलग उनकी स्लाइड है। लेकिन दो चार चीज़ें आपको और पता होंगी, जैसे द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझो, ये एक लैंड है। क्या ये एक लैंड है जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है। ये एक लैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। इसको कहेंगे हम द्वीप। क्या कहेंगे? द्वीप। अब ध्यान से देखो, ये एक दूसरी लैंड है। ये एक दूसरी लैंड है जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। कितनी तरफ से? 1 2 3। इसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। कभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि भारत को प्रायद्वीप या भारत कहा जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप का मतलब होता है वो भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो। आई रिपीट, वो भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो। अब एक चीज और देखना, खाड़ी क्या होती है? अब इसी का अपोजिट है खाड़ी। क्या होती है? ये एक जल है, जल क्षेत्र है। और ये हमारा तीन तरफ से 1 2 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। वो जल क्षेत्र जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हो, 1 2 3, वो खाड़ी कहलाता है। आई रिपीट, क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल की खाड़ी, एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल की खाड़ी, वो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल का क्षेत्र है। तो समझ में आया? प्रायद्वीप में समझ में आया? वो भूमि जो तीन तरफ से जल से घिरी हो। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से जल से घिरी हुई भूमि। और खाड़ी क्या होता है? जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ जल का एरिया है। तो हमने उसमें पहले हमारा ऑप्शन था कि ये जो वोल्केनो एक्टिविटी है, क्या उससे विखंडन हुआ है भूमि का? भाई भूमि का विखंडन उससे, देखो क्या होता है, पहले हजारों साल पहले की बात है, जब धरती के अंदर से, जो धरती के अंदर की गर्मी थी वो ज्वालामुखी के रूप में फूट कर बाहर आती थी। बाहर आके जो लावा बाहर गिरता, फिर वो जमना शुरू हो जाता और धीरे धीरे वहाँ चट्टान बननी शुरू हो गई। एक है चट्टान बनने का तरीका वोल्केनो का। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा तरीका है जिसमें जो लैंड एरिया है वो बीच में से धंस गया, तो जो उसके दोनों तरफ का एरिया रह गया वो ऊपर हो गया, यानी उससे भी माउंटेन बनी। क्या बनी? माउंटेन बनी। तीसरा जो हमारा टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें क्या होता है, जो हमारा पूरी पृथ्वी है वो 5 मुख्य प्लेटों से बंधी हुई है। ठीक है, वे प्लेटें अपने एक दूसरे से खिसकती रहती हैं। उसका प्रभाव ऊपर महाद्वीपीय तौर पे देखने को पड़ता है। जैसे कभी आपने सुना होगा, जब आप पहली दूसरी क्लास में भी थे या 5वीं में थे, प्राइमरी तक ही आता है, आपने पेंजिया और पैंथलासा का नाम सुना होगा। आई रिपीट, पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया क्या होता था? पेंजिया वो भूमि होती थी, वो अब जो महाद्वीप अलग अलग है ना, वे सारे आपस में जुड़े हुए थे। वो सारे आपस में जुड़े हुए थे, उन्हीं को कहा जाता पेंजिया। और वो सागर या वो समुंदर, वो महासागर जो पेंजिया को
चारों तरफ से घेरे हुए था, वो था पैंथलासा। क्या था वो? पैंथलासा। बाद में जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होने लगी, जो हमारी प्लेट्स है वे हिलने लगी, अपनी जगह छोड़ने लगी, उसका प्रभाव पर महाद्वीप तौर पे देखने को मिला और ये भूमि अलग होती चलेगी। कभी आपने सुना होगा ना कि ऑस्ट्रेलिया को अगर ऊपर उठा के सेट करोगे तो वो इंडिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आके सेट हो जाता है, क्योंकि वो एक से एक सी लैंड थी, पहले जुड़ी हुई थी। जो हमारे यहाँ पे जलवायु और जो वनस्पति यहाँ मिलती है इंडिया के दक्षिण पूर्व की तरफ, वही जलवायु ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम की तरफ देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक हिस्सा था। मेडागास्कर भी इंडिया में आके जुड़ जाता है, अगर मेडागास्कर को उठा के अगर आप जोड़ते हो तो। वेरी गुड। तो इसका जवाब टेक्टोनिक, सॉरी देखो ये सर ने वेरी गुड कर रखा है, ये है पेंजिया, यानी वो भूमि जो पूरी जुड़ी हुई थी, और ये था वो समुंदर जो पैंथलासा कहलाता था। बाद में टेक्टोनिक थोड़ी कण या अलग अलग होते चले गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया से अलग होकर आया है, और यूरोप और एशिया, इसी प्रकार एंटार्क्टिका। चलो पवन सर थोड़ा बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? क्या 21 सितंबर, 22 सितंबर, 21 जून, 22 जून? सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। क्यों होता है? नवीन सर एक्सप्लेन कीजिए। पवन सर ने अच्छी शुरुआत की, ध्यान से देखना। जो हमारा है 21 दिसंबर वाला, कौन सा? 21 दिसंबर और 22 दिसंबर का जो दिन है, ये तो अपने आप में एक मिक्स वाली कैटेगरी का है कि इन दोनों में ये छोटे छोटे होते चले जाते हैं। कई बार डाउट में आता है क्या वो 21 दिसंबर है, क्या वो 22 दिसंबर है। पहले हम जून का आके शुरुआत करते हैं। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, यानी वो पूरी स्टेट नहीं है, थोड़ी अपने में बैंड है। उस बैंड का क्या प्रभाव पड़ता है? जब इधर आता है, दिसंबर की तरफ आता है, तो दक्षिणी वाले एरिया, जो दक्षिण गोलार्ध का एरिया है, वो सूर्य की तरफ होता है। लेकिन जब जून का एरिया, जून का टाइम आता है, तो उत्तरी गोलार्ध का एरिया सूर्य की तरफ झुका होता है। जिस कारण देखो, आपने करक संक्रांति और मकर संक्रांति सुना है। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 13 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 जनवरी को। मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? देखो संक्रांति का डायरेक्ट मतलब है सूर्य से, यानी सूर्य का तेज सीधा गिर रहा है। क्या गिर रहा है? सूर्य का तेज सीधा गिर रहा है। लेकिन कहाँ गिर रहा है? मकर संक्रांति मना रहे हो ना, तो कर्क रेखा पे तो नहीं होगा। मकर रेखा पर सूर्य अपना सीधा तेज गिर रहा है, ठीक है, अपनी पूरी रोशनी मकर रेखा पे है। और मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से। यानी जब जनवरी में आप मकर संक्रांति मना रहे होते हो, उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में सूरज की सीधी किरणें गिर रही होती हैं। इसी प्रकार जब कर्क संक्रांति आती है, अब कर्क संक्रांति तो कभी सुना नहीं होगा, कि मनाते नहीं, ध्यान नहीं रखता। कर्क संक्रांति मनाते हैं 21 जून। कब बनाते हैं? 21 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि सूर्य की सीधी किरण उत्तरी गोलार्ध पर होती है। कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध पर होती है सीधी सूर्य की किरण 21 जून को। इसलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन है। और इसी सूर्य के तेज की गरिमा को बनाए रखने के लिए विश्व योगा दिवस भी 21 जून को मनाया गया। तो ये तो है सबसे बड़ा दिन। और अगर सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो वो हमारा 22 दिसंबर। क्या वो हमारा 22 दिसंबर। कुछ टाइम ऐसा आता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो टाइम आता है मार्च में और सितंबर में। 23 सितंबर और 21 मार्च को आता है। ये बराबर दिन और रात बराबर होते हैं। चलो पवन सर आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग नहर है? कौन सी है? एक सेकंड दो सर जी, ऑप्शन दे। क्या कील नहर, सू नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर? इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? इसका ऑप्शन रहने वाला है स्वेज नहर। क्यों है वो आपको अभी समझाएंगे नवीन सर। चलो थैंक यू पवन सर। सर ने बहुत अच्छा करवाया। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या हमारा शिपिंग नहर, हम क्या कहना चाह रहे हैं पहले उसको समझे। पहले क्वेश्चन को तो समझो, आंसर तो अपने आप भाग के आएगा। क्वेश्चन है शिपिंग कैनाल या कहेंगे शिपिंग नहर। शिपिंग का मतलब क्या है? यानी वो नहर जिसका उद्देश्य है कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यानी वो नहर जो आपस में दो जल संधियों को आपस में जोड़ देती है और व्यापार के मार्ग को आसान कर लेती है। शिपिंग करना आसान है। ऐसा क्यों करना पड़ा? अब देखना भाई, इसका जवाब सर ने बताया था स्वेज नहर। उसके बारे में थोड़ा समझते हैं ऐसा क्यों करना पड़ता है। देखो ये है रेड सी। क्या है ये? रेड सी।
ये अफ्रीका और ये अरब के देशों के बीच में है, और ये मेडिटेरियन सी। क्या ये? मेडिटेरियन सी। अगर ये मान लो अगर यहाँ पे स्वेज नहर नहीं हो, आई रिपीट, अगर यहाँ स्वेज नहर नहीं हो तो हमें यहाँ व्यापार करने के लिए, इस तरफ अटलांटिक की तरफ व्यापार करने के लिए पूरा अफ्रीका महाद्वीप को घूम कर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा अफ्रीका महाद्वीप को घूम कर जाना पड़ेगा। लेकिन इस छोटी सी जो नहर है इसने हमारा काम आसान कर दिया। अब यहाँ से इंडिया की तरफ से कुछ भी व्यापार करना तो सीधा रेड सी में एंट्री करके अरब सागर से, और यहाँ से ये छोटा सा हमें काम करना पड़ा स्वेज नहर का, मेडिटेरियन सी, और यहाँ से सीधा आप आगे चले जाओगे अटलांटिक सी में। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग नहर क्या है? स्वेज नहर है। क्या है? स्वेज नहर है। क्वेश्चन कई बार आता है, वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। हिंदी में बोले तो लाल सागर, मध्य सागर। ठीक है, ओके, लीजिए पवन सर। राम सेतु आदम का पुल शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? देखिए, धनुषकोडी से, मंडप से, पंबन से, रामेश्वर से। कहाँ से शुरू होता है? ये होता है धनुषकोडी से। कैसे शुरू होता है, कितना बड़ा है, क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चलो, थैंक यू पवन सर। ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है? राम सेतु। अब प्रभास जी की एक फिल्म आने वाली है, आदि पुरुष, श्री राम जी के ऊपर है। ठीक है, उसमें एक सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुनने को आया, जय श्री राम जय श्री राम। चलो देखो, अब बारी क्या समझना, जैसे राम सेतु है, नाम से पता लगता है राम सेतु, यानी वो सेतु जिसका निर्माण श्री राम जी के द्वारा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्प्यूट बने रहते हैं, ये आस्था का विषय है। देखना, राम सेतु क्या है, जो इंडिया का जो साउथ का हिस्सा है, रामेश्वरम की तरफ है, पंबन द्वीप है, वहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है धनुषकोडी। क्या पॉइंट है? धनुषकोडी। और वहाँ से जाकर मंदब द्वीप श्रीलंका से जाके जोड़ देता है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ लगभग है 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। राम सेतु कहीं ना कहीं ये नीलगिरी की पहाड़ी का भी हिस्सा बताया जाता है। जैसे नीलगिरी पर्वतमाला है ना, तो वही उसके पर्वत के टुकड़े जो पानी के थोड़े अंदर समाये हुए हैं, वो इसका हिस्सा कभी बार बता दिया जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पता होना चाहिए, राम सेतु श्रीलंका और भारत के मध्य है, और पंबन द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका से जोड़ता है, और लगभग इसकी 30 किलोमीटर, आई रिपीट 30 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक, पवन सर। जी सर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी स्थिति सही ढंग से मेल नहीं खाती? क्या नहीं खाती? मेल नहीं खाती। इसको ध्यान दो, कुछ जी। बच्चे ये नहीं पढ़ते। हाँ, ये जरूरी है। ठीक है, क्या दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, दोनों ठीक है? दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। कोडाई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में। शिमला कहाँ है? शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये हमारा उत्तर रहेगा, जो कि उसमें नहीं है, मेल नहीं खाता। ठीक है, कौन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है? कौन सा है, ये देखते हैं। क्या यूरोप है, या अफ्रीका रहेगा, या उत्तरी अमेरिका रहेगा, या दक्षिणी अमेरिका रहेगा? इसका उत्तर होने वाला है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। पवन सर ने बहुत बढ़िया बताया। अब देखो, एक चीज़ ध्यान से समझना, हमने पूरे जितने भी महाद्वीप हैं, सबसे पहली बात तो ये है, बच्चों को 5वीं क्लास से सिखा दिया जाता है भाई महाद्वीप कितने, महासागर कितने हैं। लेकिन अब तक भी किसी के मन में डाउट है तो भाई कर लो कुछ। ठीक है, 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा ये देखो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया। पवन सर ने कितनी अच्छी स्लाइड बनाई है। पहला है एशिया महाद्वीप, पूरी पृथ्वी का लगभग 29.32% एरिया इज एक्वायर बाय एशिया कॉन्टिनेंट। पहले नंबर पे अगर आ जाए, देखो ऑप्शन में एशिया नहीं था, इसलिए आप अफ्रीका की तरफ गए हो। अगर एशिया होता तो आपका आंसर क्या होता पवन सर? एशिया। दूसरे नंबर पे क्या आता है? यह आपका अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। देखो पूरी पृथ्वी का लगभग 20.32% एरिया, आई रिपीट 20.32% एरिया किसके पास है? अफ्रीका के पास है, यानी 1/5 ऑफ अर्थ।
थर्ड नंबर पे क्या आता है? नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। 16.39% एरिया पूरी पृथ्वी का नॉर्थ अमेरिका के पास है। चौथे नंबर पे क्या आता है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। क्या आता है? दक्षिण अमेरिका। पूरी पृथ्वी का 11.94 एरिया है साउथ अमेरिका के पास। पांचवें नंबर पे क्या आता है? अंटार्कटिका। क्या आता है? अंटार्कटिका। पूरी पृथ्वी का 9.19 एरिया है अंटार्कटिका। छठे नंबर पे क्या आता है बच्चों? अगर आ जाए सेकंड लास्ट, क्या है? यूरोप 6.82। और सेवंथ नंबर पे क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया 6.03%। अब एक दो बार क्या और जानेंगे जो पेपर में आई है ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए, तो बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। देखो, सबसे बड़ा एशिया। कौन सा सबसे बड़ा? हमारा भारत किस में? एशिया में। हमारा भारत किस में है? एशिया में। एशिया के ऊपर कहीं ना कहीं आप रूस को भी देखते होगे, तो आपके मन में आ गया रूस भी तो एशिया में होगा। लेकिन क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में चली गई है, तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट में काउंट किया जाता है। अब क्या, अगर आ जाए सबसे पिछड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, सबसे गरीब कौन सा है, तो वह अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका में क्या है? नील नदी फेमस है। कौन सी नदी? नील नदी। मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी। ठीक है, इसके यहाँ मेडागास्कर है। तीसरा नॉर्थ में, नॉर्थ जो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, असली अमेरिका जो आप कहते हो, तो उसमें क्या है? वो इस नॉर्थ अमेरिका में है। आपका ये वाला हिस्सा है कनाडा का, अलास्का, कनाडा है, और ये वाला पूरा हिस्सा अमेरिका का। ठीक है, किसका है? किसका जरिए? अमेरिका। अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस आपने सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। इसमें सबसे फेमस क्या है? ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। ब्राज़ील इस तरफ है। ठीक है, वहाँ पे आपने रियो डी जनेरियो का नाम सुना होगा, ब्राज़ील को सुना होगा। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिका, वो जगह जहाँ पे इंसान नहीं रहते, वो जगह जहाँ पे पेंगुइन पाई जाती है। सबसे ठंडा कौन सा है? सबसे दक्षिण में कौन सा है? अंटार्कटिका। सबसे दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका। यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री हमारी रिसर्च लैब भी है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से। ठीक है, आगे है यूरोप। छठे नंबर पे यूरोप। यूरोप के बारे में कहा जाता है वो कॉन्टिनेंट जो सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा डेवलप, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला, डेवलप। सबसे छोटे में ऑस्ट्रेलिया के बाद यही आता है यूरोप। और सबसे छोटा क्या? ऑस्ट्रेलिया। इसमें आते हैं दो देश, ऑस्ट्रेलिया भी आता है और न्यूजीलैंड भी आता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? बीच में तो इसके क्या है? रेगिस्तान है भाई, रहने की जगह नहीं है। इसके साइड साइड में लोग रहते हैं, मेलबर्न, सिडनी, पिडनी आपने नाम सुना होगा, इसके साइड में लोग रहते हैं। तो हमारा जवाब क्या है? अफ्रीका। उस क्वेश्चन का जवाब क्या है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। कौन से पर्वत पाए जाते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन, नवीन मोड़दार पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलो इसको थोड़ा सा सर मैं हल्का समझाऊंगा। एक देखो, पवन सर ने बहुत अच्छा और बहुत शालीनता के साथ ये चीज़ समझाई, आपने समझी भी। देखो, आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी भाई, ओल्ड और यंग तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं, नया और पुराना है। डाउट क्या भाई? फोल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड का मतलब क्या होता है भाई? दो आपस में है, दो आपस में स्लाइड हैं, वे आपस में टकरा रही है और आपस में मुड़ के एक के ऊपर एक कैसे चढ़ती जा रही है। दो आपस में टकरा रही है, आपस में स्लाइड्स, और वो एक के ऊपर एक ऐसी चढ़ती जा रही हैं। तो बस इसी को फोल्ड कहा गया है। जो पुराना है वो ऊंचा है, लेकिन अभी जो नया जिसमें हिमालय हमारा है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, यानी नया अभी उसमें काम हो रहा है, अभी तरक्की हो रही है उसकी। उत्तराखंड के एरिया में अभी भी स्लाइड बनती जा रही है, टकराता जा रहा है। नेपाल के वहाँ कहा जाता है अभी भी माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी कंचनजंगा है, K2 वेटू, सब कहाँ है? यंग फोल्ड माउंटेन में, इस एरिया में आते हैं। ठीक है, लीजिए पवन सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला दूसरों से अलग है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दूसरों से अलग है? क्या आल्प्स, एंडीज, किलिमंजारो, हिमालय? इसका आंसर क्या रहने वाला है? देखिए, इसका आंसर रहने वाला है किलिमंजारो। क्यों है ये हम आपको बताते हैं क्यों है। क्योंकि ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ये
इन औरों से अलग है। इसको एक्सप्लेन करेंगे नवीन सर। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। देखो ये हमारा, ये तो उसका ही है जो मैं आप ये पिछले उसका बताया ना, न्यू फोल्ड माउंटेन का, ये उसकी स्लाइड, एक स्लाइड आगे चली गई थी। एक बार इसी को ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे समुंदर है और यहाँ पे क्या है, दो स्लाइड आपस में, दो प्लेट है, वे आपस में चल रही है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। बीच में सागर था, जैसे आपने सुना होगा ना, जहाँ पे आप एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पे पहले 33 सागर होता था। कौन सा होकर था? 33 सागर। कौन सा था? 33 सागर हुआ करता था। अब 33 सागर की वहाँ से चला गया। कैसे चला गया? ये एक दूसरे की तरफ बढ़ती रही, एक मिनट दूसरी बढ़ती, लास्ट में आके एक दूसरे में सट गई, और सटने के कारण चोटियों का निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ चोटियों का, और ये सागर यहाँ से खत्म होता चला गया। तो जो 33 सागर था वो वहाँ से चला गया और वहाँ पे माउंट्स का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हमारी आपकी जो हिमालय रेंज की हैं जितनी भी, वो इसी प्रकार से बनी है। जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट हुआ या कंचनजंगा हुआ, वो सब इसी प्रकार बनी है। वेरी गुड। अगला है, बालरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालरिक आइसलैंड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? फर्स्ट वन इज मेडिटेरियन सी, सेकंड वन इज ब्लैक सी, थर्ड वन इज बाल्टिक सी, फोर्थ वन इज नॉर्थ सी। बिल्कुल सिंपल है। बालरिक आइसलैंड, ये क्वेश्चन एक बार आया था, शायद एसएससी के में आया था क्वेश्चन। बालरिक आइसलैंड कहाँ है? आपको पता होना चाहिए। देखो स्वेज नहर उधर शिकायत वो मेडिटेरियन से जोड़ती है, और मेडिटेरियन में अटलांटिक को जोड़ती है, यहाँ जिब्राल्टर की संधि। अब देखना, जो बाल्टिक सी है, आपको पता भी लग रहा है, मेडिटेरियन सी के उत्तर पश्चिम इलाके में है। देखो ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो मेडिटेरियन सी के उत्तर पश्चिम इलाके में ये आपकी बालरिक आइसलैंड्स क्या हैं? बालरिक आइसलैंड्स। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, पवन सर बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विकल्पों में से बताइए कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोयले का सबसे शुद्ध रूप, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 2016 सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये काफी एग्जाम में आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ग्रेफाइट या लकड़ी कोयले? लकड़ी या कोयला। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाता हूँ आपको। ये आपका एंथ्रासाइट, ये क्यों सबसे पहले नंबर पर रखा गया है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 87% पाई जाती है। इससे अबव पाई जाती है, इससे कम नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरे नंबर पर रखा गया आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा है वो 77 से लेकर और 87 के मध्य पाई जाती है, इससे ज़्यादा नहीं पाई जाती। और इसकी एक खासियत और है, ये भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, इन दो पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा से। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है? चलो मैं बताता हूँ। चलो थैंक यू पवन सर। देखो लेटीट्यूड किसके बारे में पूछा गया? लेटीट्यूड। दो चीज़ होती है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड जैसे आपने ये सुना होगा, भूमध्य रेखा है यानी अक्षांश रेखा है, और जो दूसरी हमारी लॉन्गिट्यूड है वे हैं, कौन सी है वो? देशांतर रेखा है। कौन सी है? देशांतर रेखा है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती है। ठीक है, अगर आपका जो टाइम किसके हिसाब से डिपेंड करता है, तो वो करता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। किसके हिसाब से? लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो इन्वायरमेंट का बदलाव किस चीज़ पे आएगा, किस चीज़ का प्रभाव देखने को मिला, वो आपका पड़ेगा लेटीट्यूड या अक्षांश के हिसाब से। जैसे जो हमारी अक्षांश है 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा है, वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो वहाँ पे ठंड तो रहेगी नहीं, वहाँ पे गर्मी है। लेकिन उससे जितने अक्षांश ऊपर जाएंगे या एक अक्षांश नीचे जाएंगे, तो ठंड का मौसम या सर्दी का मौसम बढ़ता चला जाएगा, और बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बिल्कुल बर्फ़ का मौसम मिलेगा। तो आपका अगर वातावरण का प्रभाव देखा जाए तो वो पड़ता है लेटीट्यूड से। किससे? लेटीट्यूड से। और अगर समय का प्रभाव देखा जाए, समय, तो वो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड पे या देशांतर रेखाओं पे। तो सर ने पूछा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपस में कौन सी लेटीट्यूड बांटती है? आइए देखते हैं। कितनी अच्छी स्लाइड है, सर ने वेरी गुड काम कर रखा है। ये नॉर्थ
नॉर्थ कोरिया का जो आपने बादशाह सुना भी होगा, जिम योंग कुंग, और यह साउथ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, और इसको 38 डिग्री वाली लाइन बांट रही है। कौन सी? 38 डिग्री वाली लेटीट्यूड बांट रही है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी का है। ठीक है, 38 पैरेलल latitudes divide Korea in two parts, North Korea and South Korea. या create border line between North Korea and South Korea. नेक्स्ट स्लाइड पे चलती है। हमारी तो एक तो 30 या 38 डिग्री वाली है, उसके अलावा जो भारत से रिलेटेड कौन सी अक्षांश रेखाएं है जो खास है, जो किन्हीं दो बॉर्डर को आपस में बांट रही है किसी भी तरीके से। जो सबसे ज़्यादा आती है वो 10 डिग्री चैनल। कौन सी आती है? 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। कौन सी है? 10 डिग्री चैनल। आप देखो 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? लक्षद्वीप और मिनिकोय। लक्षद्वीप और मिनिकोय ये कौन बांटता है? 9 डिग्री चैनल। ये भी कई बार आया है। मिनिकोय और मालदीव के बीच में कितनी डिग्री है? मिनिकोय और मालदीव के बीच में कितनी डिग्री है? 8 डिग्री चैनल। वेरी गुड। आई रिपीट, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकोय, 9 डिग्री चैनल मिनिकोय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। ठीक है, लक्षद्वीप को कोरल आइसलैंड भी कहा जाता है, ये भी कोरल आइसलैंड है। ठीक है, चलो भाई, नराकोंडम क्या है? ये वो है सुप्त ज्वालामुखी है, इस पे अंडमान हमारे उस पे द्वीप समूह पे। आगे चलते हैं पवन सर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? आपको सभी को पता होगा किस देश को कहा जाता है। चीन को कहा जाता है? नहीं, थाईलैंड को कहा जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं घुमाते हुए सीधा आंसर की ओर लेके जाते हैं। थाईलैंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्यों कहा जाता है। देखिए सफ़ेद हाथी, सफ़ेद हाथी, एक तो थाईलैंड में इनकी मात्रा ज़्यादा है। दूसरी बात, इस मात्रा से तो हिरण भी मात्रा में ज़्यादा है। हिरण क्यों नहीं होते? सफ़ेद हाथी ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजा न्याय और शक्ति के साथ इसका संबंध बताया गया है, जो कि राजा ने इस चीज़ को, सफ़ेद हाथी को सिंबल के तौर पर दिया गया है। और बुद्ध के जन्म से भी सफ़ेद हाथी को जोड़ा गया है। इसी के चलते थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? क्या विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील? नवीन सर एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू पवन सर। एम आई ऑडिबल? ओके ओके। लेक विक्टोरिया, तुरंत देखते ही पता लगता है कि लेक विक्टोरिया कहाँ है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। किस में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, लेक विक्टोरिया। अब लेक विक्टोरिया से एक नदी है जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका नाम है नाइल रिवर, नील नदी भी कहते हैं। और ये कहाँ जाके मिलती है? मेडिटेरियन सी में। अब एक चीज़ देखना, सर ने कहा था कि कौन सी नदी है, मतलब जो नील नदी कहाँ से निकलती है, यानी लेक विक्टोरिया से तो वो निकलती है। आंसर तो आपका ही मिल गया। लेकिन ये एकमात्र ये ऐसी नदी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। नील नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। दूसरा, मिस्र का वरदान इसको कहा जाता है। मिस्र का वरदान है। ये जान फूकते हैं इस एरिया में। ये एरिया बहुत ही शुष्क एरिया है, लेकिन उसमें जान फूकने का काम कौन करती है? आपकी नील नदी। ठीक है, वेरी गुड। लेक टाना यहाँ है, रेड सी मेडिटेरियन सी है, और ये बीच में स्वेज नहर, थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था। लीजिए पवन सर। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, कोटा? तो हमारा राइट आंसर होगा कोटा। क्यों होगा? एक्सप्लेन करेंगे नवीन सर। चंबल
चंबल की घाटी, बियड, आपने सुना होगा चंबल, एमपी में आपने सुना होगा जरूर। चंबल कौन सी नदी है? चंबल। चंबल कहाँ जाके है? ये देखो चंबल आगे जाके कहाँ मिल जाएगी? यमुना में। और यमुना कहाँ जाके मिलेगी आगे? इलाहाबाद में, गंगा में। कहाँ जाके मिलेगी? गंगा में। अब एक तो चीज़ ध्यान से देखना, पहली बात तो चंबल के नज़दीक बना है कोटा। कोटा कहाँ? राजस्थान में, जो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत फेमस है। कोटा बाद छात्र बहुत जाते हैं तैयारी करने के लिए वहाँ, बहुत, या हमारे खासतौर पे ये मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं। मेरी नॉन में भी जो बहुत सारे वहाँ से तैयारी करके आए। तो कोटा वो एरिया है जो एजुकेशन सिटी का हब है और राजस्थान में पड़ता है, और ये चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। दूसरी बात, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? वो है यमुना की। ये क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। और कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। आप देखना भीन के आसपास जाके चंबल और यमुना आपस में मिलती है। आगे देखो, क्या मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ या नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ? आपने मेरे इशारे की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये नदी भी वो है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। जिस प्रकार नील नदी जाती है ना, उसी प्रकार हमारे देश में चंबल नदी एक ऐसी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है। अहमदाबाद आपका नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है। और जो हमारा वो रह गया अयोध्या, हमारा सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। लीजिए पवन सर। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तो कौन हुआ? ग्रीनलैंड। लेकिन उससे उसके बाद आफ्टर ग्रीनलैंड, ये देखिए RRB असम 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। बोरियोनो, मालगासी, सुमुत्रा, न्यू गिनी। इसका आंसर होगा न्यू गिनी। वो क्यों होगा वो मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको। देखिए आप इस मैप में देखिए, पहले नंबर पर क्या है हमारा? ग्रीनलैंड। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका हमारा आता है न्यू गिनी। तीसरे नंबर पर आता है हमारा बोर्नियो। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा मैडगासा, बाफिन आइसलैंड। इतने काफ़ी है जानने के लिए जी। अच्छा, इनका एरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रीनलैंड का एरिया है 8,22,700। अच्छा, न्यू गुआना का एरिया है 5,03,381 समथिंग। ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। पवन सर ने कितना अच्छा बताया। एक चीज़ फिर वहीं आके रुकती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बिल्कुल पहली स्लाइड में बताया था द्वीप क्या होता है। द्वीप दोबारा ध्यान से देख लो, वो भूमि का एरिया, आई रिपीट, वो लैंड का एरिया, वो भूमि का एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। क्वेश्चन यही था, ग्रीनलैंड द्वीप। देखो क्वेश्चन दोबारा देखो, गहराई समझो। सर ने कितने अच्छे से बताया है कि कौन सा द्वीप है जो ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा है। पहले तो ग्रीनलैंड को समझो। देखो ग्रीनलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ग्रीनलैंड। उसके बाद क्या? न्यू गिनी, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। बस यही जवाब आपको देना था। ये जितने भी है ना चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है, इसलिए इनको द्वीप कहा जाता है। बाय चांस अगर ये तीन तरफ से होते तो भारत की तरह इनको प्रायद्वीप कहा जाता। क्या कहा जाता? प्रायद्वीप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। आगे वही क्वेश्चन आ गया, भारत को कहाँ है? भूमध्य सागर में। 17वां क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध निर्मित है किस नदी पे है? यानी किस रिवर पर करीबा बांध, आपको ये बताना था। पहला है काफियो नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर, कोम्बोपी नदी पर। अभी इसको थोड़ा समझ लो। देखो करीबा, करीबा, करीबा जो डैम है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर लाइन पे। पहली बात तो आई रिपीट, ये क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखो। अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। जाम्बिया
और जिम्बाब्वे की बॉर्डर लाइन बनाता है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? जाम्बेजी नदी। ये कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी है। और इस जाम्बेजी नदी पर ही है करीबा डैम। क्या है? करीबा डैम। यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या? जाम्बेजी नदी। 3 क्वेश्चन निकले हैं। पहले तो करीबा डैम का पता होना चाहिए कहाँ है। करीबा डैम किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। और ये किसकी बॉर्डर लाइन के बीच में है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर लाइन के बीच में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? क्या बताना है? सही कौन सा है? देखो, जो एक चीज ध्यान देना, कभी भी खासतौर पर यूपीएससी के लिए ज्यादा हो रखा है कि जो लास्ट में क्या हम वहां ध्यान नहीं देते सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, नोट पे ध्यान नहीं देते। इसलिए कई बार एग्जाम्स में बोल्ड करके भी नोट लिखा होता है। तो पूरा क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, यानी कौन से ऑप्शन ठीक है। सौभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, आइए चेक कर लेते हैं साथ के साथ। देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों पवन सर ने वाक्य में ग्रेट काम कर रखा है। सौभ मंडल में मौसमी घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। वेरी गुड। इंग्लिश में कहेंगे ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में मौसमी आपको घटनाएं देखने को मिल रही है। आपकी बारिश बादल सब इसमें है। कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर या सौभ मंडल में। यानी हमारी पहली लाइन क्या है? ठीक है, वेरी गुड। दूसरा है समताप मंडल में ओजोन परत है या नहीं है? अभी देखते हैं। समताप मंडल, सौभ मंडल के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो समताप मंडल। क्या है वो? समताप मंडल। उसमें ओजोन रेखा है या नहीं? बिल्कुल है। 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरा समताप मंडल का है। पूरा समताप, यानी इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। इसमें क्या है? हमारी ओजोन लेयर। क्या? हमारी ओजोन लेयर। वेरी गुड। यानी दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों पवन सर? बिल्कुल सर। तीसरा है अयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगों को बदलता है या नहीं बदलता है? हाँ जी पवन सर, इसके बारे में आप बताइए। इसका आंसर तो बता दें एक बार। अच्छा, इसका आंसर रहेगा हमारा, देखिए, सौभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, बिल्कुल ठीक है। समताप मंडल ओजोन परत, बिल्कुल ठीक है ये भी। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। मध्य मंडल ध्रुव जो होती है ये नहीं है, क्योंकि ये होगा हमारा बाह्य मंडल में। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट किसी जो हमारे ये था, इसमें हमारी जो वापस टकराने वाली जो लाइन है जहाँ से वापस चली जाती है उसके बारे में बताया गया है। वेरी गुड। देखिए, गरजती चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60, क्या है ये? देखिए, क्या ये समुद्री तूफान है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, या फिर प्रशांत महासागर धाराएं, क्या है ये? ये है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं, ये उनको कहा गया है गरजती 40, मतलब 40 डिग्री पे जो चल रही है। प्रचंड 50 मतलब जो 50 डिग्री पे चल रही है। चीखता 60 मतलब जो 60 डिग्री पे चल रही है। क्यों? क्योंकि इनकी जो हवाओं की गति है वो इतनी तेज है, बिल्कुल तूफान चलता रहता है, तो इसलिए गरजता हुआ चलता है, तो इन्हें ये नाम दिए गए हैं। और बारीकियां कुछ बताएंगे नवीन सर। ठीक है, थैंक यू पवन सर। पवन सर ने कितना अच्छे से समझाया। जिसने समझने का, देखो मेन बात है आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। सर से बेस्ट कोई नहीं करा सकता, बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है। ठीक है। गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60, अल्टीमेटली क्या है? ये व्यापारिक पवन है पहली बात तो। और ये डिग्री का मतलब क्या है? सर ने डिग्री बताया, वो ध्यान आप दे नहीं पाए। डिग्री का मतलब है अक्षांश रेखाएं हैं ये। जो 40 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, जो 50 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, जो 60 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वायुमंडलीय ऐसे परिवर्तन आता है कि वहाँ पे आंधी तूफान है, बादल बिजली बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पे मौसम गतिविधि इतनी हाई अलर्ट पे हैं
मौसम इतना खराब रहता है कि व्यापार करने के लिए सबसे बड़ा खतरा बना रहता है कि हम जब इनके मध्य से गुजरेंगे 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री के मध्य से गुजरेंगे तो अपने शिप अपने वाहन को रोकना उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहाँ पे मौसम बहुत खराब रहता है, प्रचंड स्तर पे रहता है। इसलिए क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवन है। गांव देहात में इनको पछुआ कह देते हैं, जो पूर्व से आती है उसको परवा कह देते हैं और पश्चिम आती है उसको पछुआ पवने कह देती है। चलो आगे चलते हैं। वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब एयर प्रेशर, फिजिक्स में भी आता है क्वेश्चन। उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, ध्यान देना। आपका फिजिक्स का एक क्वेश्चन अभी पक्का हो जाएगा बिल्कुल। ये हमारी पृथ्वी है, क्या ये हमारी पृथ्वी है, उस पर कहीं माउंटेन है, कहीं मैदानी इलाका और कहीं समुंदर है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसके ऊपर क्या है, एयर है। लगभग 16 किलोमीटर तक एयर वायुमंडल, हमारा वायुमंडलीय एयर है, उनका दाब बना रहता है लगभग 16 किलोमीटर के ऊपर तक, ठीक। अब जो इतनी एयर है, अब ये एयर क्या है, नीचे की तरफ तो भाई वजन डालेंगे ना, एयर है नीचे की तरफ वजन डालेंगी। तो अब एक क्वेश्चन है, ये बताओ एयर प्रेशर इस चोटी पे ज़्यादा होगा, यानी पहाड़ों की चोटी पे ज़्यादा होगा या मैदानी इलाके पे ज़्यादा होगा? आई रिपीट, एयर प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा, पहाड़ों के ऊपर या मैदानी इलाके में? ये क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों जैसा। देखो भाई, एयर का इतना एरिया ज़्यादा है या इतना एरिया ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, इतना एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर, एयर प्रेशर मैदानी इलाके पर होगा। कहाँ होगा? मैदानी इलाके। और कम एयर प्रेशर पहाड़ी इलाके पर होगा, क्योंकि उसके ऊपर एयर की दाब कम है, कम किलोमीटर का एरिया है जो ऊपर से दाब दिए हुए है, इसके ऊपर ज़्यादा दिया हुआ है। तो कई बार होता है ना, ये निब वो पैन में से शाई निकल जाती है, या कई बार पहाड़ों पे आपकी नकचीरी छूट जाती है, ठीक है, नाक से ब्लड निकलता है, ये सब एयर प्रेशर का कारण है। सब्जी अच्छी से नहीं पक पाती पहाड़ों पे, वो भी एयर प्रेशर का कारण है। क्योंकि यहाँ पे जो मैदानी इलाके पे है, आपको आपके शरीर को प्रेशर में रह के काम करने की आदत है, लेकिन आप जब पहाड़ पे जाते हो आपके अंदर का जो दाब वो ज़्यादा हो जाता है और एयर प्रेशर बाहर का वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ ब्लड निकलना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, जहाँ जो ठंडी चीज़ होती है वो ज़्यादा जमी और हार्ड होती है, और गर्म होने के बाद वो चीज़ फैलती चली जाती है, बस इतना ही है। वायु दाब सबसे कम कहाँ है? अगर ठंड पे होगा तो वहाँ की जो एयर है वो जमी हुई होगी, तो वायु दाब ज़्यादा होगा। लेकिन ये पूछा कम कहाँ है, तो बताओ, गर्मी का मौसम वसंत होता है, शरद होता है, ग्रीष्म होता है, शीत होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण वायु फैल गई है तो उसका दाब कम हो गया है। चलो भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आगे है, दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर से विचलन का क्या कारण है? बाईं ओर से विचलन का क्या कारण है दक्षिणी गोलार्ध में? अब इसको एक बार थोड़ा सा समझ लो। ये हमारी पृथ्वी है, क्या ये हमारी पृथ्वी है? ये हमारी भूमध्य रेखा है, क्या ये हमारी भूमध्य रेखा है? अब एक क्वेश्चन बताओ, एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है या पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है? हाँ जी पवन सर, वेरी गुड, पवन सर ने बिल्कुल ठीक बताया, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ, देखो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। हमारी पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। देखो सूरज ईस्ट की तरफ है ना भाई, सूरज कहाँ है? ईस्ट की तरफ। अब ये धरती ऐसे घूमेगी, तभी तो पहले तो ईस्ट के एरिया पे आएगा, फिर उसके बाद वेस्ट के एरिया पे सूरज आएगा, पहले ईस्ट पे आएगा फिर वेस्ट के। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, ध्यान से देखना, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में आता है। ये सूरज है, मेरा ईस्ट एरिया है। अगर मैं घूमूंगा पूर्व से पश्चिम की तरफ तो मैं ऐसा घूमता चला जाऊंगा, यानी पहले वेस्ट की तरफ पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, सूरज है और मैं ऐसे घूमता हूँ, तो पहले ईस्ट के एरिया पे सूरज आएगा और फिर लास्ट में जाके आएगा वेस्ट के एरिया पे। पहले ईस्ट के एरिया पे आएगा और लास्ट में जाके आएगा वेस्ट के एरिया पे। तो इसलिए हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। किसकी तरफ? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इस घूमने का ही कारण क्या रहता है कि जो हवाएं हैं, जो ऊपर की हवाएं हैं वो ऐसी चली जाती हैं,
को उसका बल की तरह, और जो ये होती है ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब यही होगा कि हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाई तरफ विचलन करती हैं। किस तरफ करती हैं? बाई तरफ विचलन करती हैं। हवाओं जो घूर्णन है उस घूर्णन ने ऐसा काम कर दिया है कि ये वाली दाई की तरफ जा रही है और ये वाला हिस्सा बाई की तरफ आ रहा है। चलो भाई, वेरी गुड। पृथ्वी का घूर्णन या रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, एक चीज और समझ में आई है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है, घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। केवीएस में इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है वह घूर्णन, जिससे दिन बनते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है वह घूर्णन, जिससे दिन बनते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है वह परिक्रमण, जिससे पूरा साल बनता है। ठीक है, तो रोटेशन है जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, और रिवोल्यूशन है जब पृथ्वी सूर्य के अक्ष पे घूम रही है। ओके, वेरी गुड। चलो पवन सर बताएंगे। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं पृथ्वी पर अधिकतर? देखिए, बीपीएससी में ये 1996 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कहाँ मिलते हैं? क्या विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास? कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा के पास अधिकतर वन और वर्षा अधिकतर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल वन अधिक मिलते हैं। देखो पवन सर ने कितना सरल भाषा में बता दिया, थैंक यू पवन सर। देखो, ये पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी विषुवत रेखा होती है जो बीचों बीच गुजरती है, जो 0 डिग्री वाली कही जाती है। 23 डिग्री वाली है कर्क रेखा, और 23 डिग्री साउथ वाली, 23 डिग्री साउथ वाली है आपकी मकर रेखा। सूरज की सीधी किरणें यहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ गिरती है? भूमध्य रेखा पर। जहाँ सूरज की सीधी किरणें गिरती हैं वहाँ पे पानी भाप बनता है। क्या बनता है? भाप बनता है। और जहाँ लगातार किरणें गिर रही है तो वहाँ पे लगातार भाप बन रही है। और भाप में होता क्या है? पानी की बूंदें तो होती है जो ऊपर जाके बादल बनाती है, बस इतना ही है। पानी की वो बूंदें ऊपर जाके बादल बनाती है, और बादल बनकर वो वहीं जाके वर्षा करती है। और जहाँ लगातार वर्षा होती रहती है, जहाँ सूरज भी अच्छा है, जहाँ धूप अच्छी मिल रही है, जहाँ पानी अच्छा मिल रहा है, तो पौधों को इसके अलावा नहीं चाहिए कुछ। तो इसीलिए क्या है, सबसे ज़्यादा जो क्या है, घने यानी डेंस एरिया कहाँ है फॉरेस्ट का? विषुवत रेखा पे, क्योंकि वहाँ सूरज भी सीधा मिलता है, वहाँ जल भी ज़्यादा मिल रहा है। तो कहाँ है? विषुवत रेखा पे। अगला है, विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, और ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका आंसर है थाईलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में सर ने बताया। थाईलैंड कौन सी नगरी है? श्वेत हाथियों की नगरी है, श्वेत हाथियों की नगरी थाईलैंड। आइसोबाथ दिखती है, आइसोबाथ। ऑप्शन ए बारिश, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी टाइम, और ऑप्शन डी गहराई। पवन सर बताएंगे कि इसका आंसर गहराई है, क्यों है? देखिए, जैसे कि बारिश को नापने के लिए एक हमारा मीटर होता है, जैसे दूध को लैक्टोमीटर से नापते हैं, इसी प्रकार से दाब को भी हम एक मीटर के द्वारा नापते हैं, समय को भी नापते हैं। इसी प्रकार से गहराई को नापने का आइसोबाथ के द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक, वेरी गुड। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कोलिमेंट। ओके, इसका उत्तर रहने वाला हमारा इंदिरा पॉइंट। देखिए, हमारे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट और हमारे उत्तर में है इंदिरा कोल। और 2 नवीन सर बताएंगे, 2 भाई आधा आधा।
चलो वेरी गुड पवन सर, बहुत ही मजाकिया प्रवृत्ति के महारथी इंसान है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, या भारत का दक्षिण बिंदु क्या है? आई रिपीट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है और भारत की भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? अगर आपका क्वेश्चन आ जाए भारत की मुख्य भूमि, भाई मुख्य भूमि यही है जो पूरी लॉक्ड है, पूरी पैक्ड है। अगर आ जाए मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है, तो वो है कन्याकुमारी। क्या वो? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अगर आ जाए पूरे भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। क्या वो? इंदिरा पॉइंट। दोनों तरीके समझ में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। और अगर आ जाए भारत की पूरी भारत की भूमि का, सिंपल हो, भारत की भूमि का दक्षिण पॉइंट क्या है, तो वो इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपर वाला क्या है? इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल। कोल वो एरिया है बर्फ का है जो आपस में ऐसे ढका होता है, इसके अंदर से रास्ता बन जाता है। सबसे ईस्ट का एरिया क्या है और सबसे वेस्ट का एरिया क्या है? कीबीथू वालंगोर अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट, और सरक्रीक गुजरात का कच्छ कारण है जो उसमें क्या है? सबसे वेस्ट का एरिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कीमत क्या होता है? वही की कीमत किया करो। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? मैंने क्या कहा था कि नहीं और हाँ ये पढ़ना जरूरी है। इज नॉट शेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद द नेशन ऑफ भूटान? भूटान, भूटान कहाँ भाई? सिक्किम को लगता हुआ पता है ना, इसके ऊपर कई बार होता है डोकलाम विवाद रो चलता है। तो कौन सा नहीं लगता? सिक्किम नहीं लगता, मेघालय नहीं लगता, अरुणाचल नहीं लगता, या पश्चिम बंगाल नहीं लगता। देखो एक भारत का छोटा सा प्यारा सा नक्शा बनाता हूँ, अगर थोड़ी त्रुटि हो तो माफ़ करना, अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा। देखो अब एक चीज़ ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाइयों, ये जो एरिया है ये है नेपाल। क्या? ये नेपाल। और जो ये एरिया है ये है भूटान। क्या है? भूटान। और यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ से इधर जा रखा है वेस्ट बंगाल। क्या जा रखा है? वेस्ट बंगाल। तो हमारा भूटान इन तीन ही स्टेट्स को लगता है, सिक्किम को, अरुणाचल को और वेस्ट बंगाल को। और जो यहाँ पे है मेघालय, मेघालय को इसका एरिया नहीं लगता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? मेघालय। मेघालय अपनी लाइन शेयर नहीं करता भूटान के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल रीजन? हाँ भाई, 1 मिनट का टाइम है, पवन सर इसको एक्सप्लेन करते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। क्या ये 9 है, 6 है, 7 है, 8 है? इसका उत्तर होगा 6। कुछ किताबों में इसको 5 भी दिया गया है, कुछ में 4 भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा इसको 6 माना गया है। तो राइट आंसर इसका 6 होगा। देखो पवन सर ने बिल्कुल सादगी के साथ अपना जवाब दिया है 6। देखो ये है नेचुरल रीजन्स। रीजन क्या होता है? यही भारत के वे एरिया जो अलग अलग विशेषताओं को दर्शा रहे हैं। जैसे ध्यान से देखना जिस तरीके के हैं, पहला मान लो भाई हमारे पास पहाड़ी एरिया है या नहीं है? भाई बिल्कुल है, पहाड़ी एरिया है, हिमालय हमारे पास है। दूसरा है रेगिस्तान। भाई क्या रेगिस्तान है? डेजर्ट है हमारे पास? हाँ भाई बिल्कुल है। आपके पास कौन सा है? सहारा, अफ्रीका का दुनिया का सबसे बड़ा। और आपके पास है थार मरुस्थल। ठीक है भाई। तीसरा क्या है? हमारे पास प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप तो भाई खुद भारत ही है, हमारे पास द्वीप है। क्या है? द्वीप है। चौथा क्या है?
हमारे पास पठार है, पठार भी है। पांचवा क्या है, हमारे पास मैदान है। और छठा क्या है, छठा क्या है बताइए, हमारे पास तट है। तो इस तरीके का जो एरिया है ना, इस तरीके से इसके 6 रीजन में बांटा गया कि उसमें हमारे पास क्या क्या भौगोलिक संरचनाएं देखने को पड़ते हैं। हिमालय भी देखते हैं हम रेगिस्तान भी देखते हैं, हम मैदान भी देखते हैं, हम द्वीप भी देखते हैं, हम दक्कन में पठार भी देखते हैं, हम तटीय एरिया भी देखते हैं। तो ये 6 रीजन है जो नेचुरल तरीके से इंडिया में बटे हुए हैं। महाभार श्रेणी पाई जाती है। महाभार श्रेणी किस चीज़ की श्रेणी है, ये ग्रंथों की श्रेणी नहीं है। महाभार श्रेणी है, ये हिमालय का वो एरिया है जो कौन से स्टेट में मिलता है। पवन सर, महाभार श्रेणी पाई जाती है सर नेपाल श्रेणी। नेपाल में, वेरी गुड। मैं यही देखना चाह रहा था, नेपाल में पाई जाती है। नेपाल के भी साउथ वाले एरिया में। ये जो उसमें क्या है, नेपाल में आपकी, और माउंट एवरेस्ट भी आपकी नेपाल में है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिड्यूल माउंटेन। हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। रेजिड्यूल, इसका आंसर है अरावली। क्या आंसर है, अरावली। अरावली क्या, देखो अरावली की 1-2 बातें बताता हूँ। भारत में ये इस तरह से है, अगर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, ये साउथ है, यहाँ वेस्ट है, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में आपने माउंट आबू ये नाम सुना भी होगा। इसलिए जब यहाँ समुद्र से जो हमारी मानसून आती है वो इन पर टकराती नहीं, बल्कि इसके पैरेलल चली जाती है। इसलिए राजस्थान के एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरी बात अगर आ जाए, अरावली क्या है, वो भी एक फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स में से एक है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। दूसरी इसी का हिस्सा रायसीना हिल्स, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और वो अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है। चलो आगे करते हैं। भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन है, भारत प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीप यानी तक वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी साउथ की बात कर रहे हैं। पहला है ऊटकमंड, दूसरा अन्नमोदी, तीसरा दोदा बेटा और चौथा है महाबलेश्वर। इसका आंसर है अन्नमोदी। कौन सा आंसर है, अन्नमोदी। यानी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अन्नमोदी। वेरी गुड। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इसका कुछ नहीं करना, इसका आंसर है बी। मैंने अभी थोड़ी पहले, जस्ट लिटिल बिट सेकंड पहले आपको बताया कि इसका आंसर है अरावली, सबसे पुरानी पर्वतमाला। कार्डिमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन से हैं। द स्टेट ऑन विच द कार्डिमम हिल्स आर सिचुएटेड। ऑप्शन है कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। कार्डिमम की पहाड़ियों के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये इलायची की पहाड़ी कही जाती है। किसकी कहा जाती है, इलायची की पहाड़ी कहा जाती है। और ये केरल व तमिलनाडु के मध्य है, केरल और तमिलनाडु के मध्य है। शायद इसकी पिक भी है। अब ये देखना, पवन सर इज द बेस्ट सर। कितनी अच्छी स्लाइड बनाई है, ध्यान से देखना। ये दिख नहीं रहा हमारा, ये है कार्डिमम। अगर आपको दिख रहा है कार्डिमम किल्स, कार्डिमम किल्स ये हमारा इधर से तमिलनाडु आया और ये इधर से हमारा केरल है, तो उसके बीच में है कार्डिमम किल्स। दूसरा कई बार आता है ये अन्नामलाई किल्स। अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है तो पहले सबसे नीचे तो आएगा अगस्त मलाई। क्या आएगा, अगस्त मलाई। उसके बाद कार्डिमम हिल्स, उसके बाद अन्नामलाई और फिर बिलिरंगा हिल्स। ठीक है, नल्ला मलाई कहाँ है, ये रही नल्ला मलाई, ऊपर आंध्र प्रदेश की तरफ चलेंगे। जावड़ी हिल्स यहाँ, पलानी हिल्स यहाँ है, यानी ये उधर नहीं है, बिल्कुल सेंटर में मिली हुई है। तो पता होना चाहिए इसका आंसर कार्डिमम हिल्स, जो तमिलनाडु और केरल के मध्य है। वेरी गुड। चलो पवन सर अब आगे आप करिए। आई होप आप सभी को आजकल ये क्लास है जो अच्छी मिली होगी, और जो भी आपका डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप उसको प्लीज़ कमेंट में बताएं ताकि उसमें हम कुछ सुधार कर सकें।
देखिए, आपका समय सबसे ज़्यादा कीमती है। अपना समय किसी को मत दीजिए, अपना समय किसी को मत दीजिए। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर करो, पागलों की तरह रहो, दिखावा मत करो, ठीक है। उल्टी किताब पढ़ने लग जाओ, कोई सोचे कि हाँ ये तो सच में पागल है। और अपना जो टारगेट है उसमें जुटे रहो, लगे रहो, ताकि वो दूसरा सोचे कि ये तो पागल है। लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, जब पता लगेगा कि ये सच में पागल है या कुछ ये बन के निकला है, ये क्या क्या हुआ, क्या है ये आखिर, तब वो बोलेगा कि नहीं तू पागल नहीं था, तू ठीक था। तो किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। पवन सर ने बिल्कुल अपनी इस सादगी का परिचय देते हुए कहा है। एक छोटी सी बात है, घर फिर दोष बर्रुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। इस दुनिया में स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है, और यही है तो आप उसको पहचानो। जो आपको मौका मिला ना, वो इस भूमि को स्वर्ग बनाने का टाइम अभी। सर जो कहना चाहिए उसका यही निहितार्थ है कि बिल्कुल इस टाइम की गरिमा को समझो। अपने जीवन को स्वर्ग के जैसा जीवन बनाना है। वो कैसे होगा? बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में उन्होंने बताया है। जब कोई पुराने टाइम पे यज्ञ किया करता था तो उस यज्ञ में पहले राक्षस आते थे। कौन आते थे? पहले राक्षस। आपके राक्षस मान लो आपके मित्रगण जो आपके व्हाट्सएप पेजों पे लगे रहते हैं, आपको यज्ञ पूरा नहीं करने देते। जब वे फैल हो जाते थे फिर अप्सराएं आती थी स्वर्ग से। वे मान लो आपके रिश्तेदार, यानी वे आपको प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, लेकिन उनका काम भी क्या है? थोड़ा आपको पढ़ाई से पीछे खींचना है। जब आप उससे बच जाओगे, when you save you from them, then आपका यज्ञ पूर्ण आहुति की तरफ और आपका सिद्धि की तरफ चले जाओगे। और आपको आपका जो आपका लक्ष्य है, जैसे हमारा न्यू लक्ष्य ही लक्ष्य है, ऐसे ही आपका जो लक्ष्य है वो आप पूरा कर लोगे, उसको अचीव कर लोगे। तो लगे रहो, बड़े रहो, जो करना है अभी करना है। जय हिंद, जय भारत।